Hello, good morning, good afternoon, and good evening to all my dear students. How are you? I hope all of you are fine. So, guys, this is Sunil, and welcome back again to our YouTube channel. So guys, पिछली क्लास में हमने एसिड बेस एंड सॉल्ट जो टॉपिक था वो स्टार्ट किया था। एक केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि सभी ज़रूरी नहीं कि JKSSB सभी एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये एसिड बेस एंड सॉल्ट। इसके अंदर हमने कल एक तो pH क्या होता है, pH वैल्यू क्या होती है, वो चीज़ पढ़ी। दैन उसके बाद हमने एसिड और बेस दोनों की डेफिनेशंस और अलग अलग कंसेप्ट के साथ अच्छी तरह से पढ़ लिए। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी और काफ़ी कुछ अच्छा आपको नया सीखने को मिला होगा। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स ऑफ एसिड से। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट एसिड्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद कुछ बेस पढ़ेंगे, फिर साल्ट के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सो गाइस, बात करें हम यूजेस ऑफ एसिड से, तो सबसे पहले एसिड जो आता है वो है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, आपकी जो नोट्स हैं वो आपको थोड़े से ब्लर की फॉर्म में दिखेंगे। ठीक है, आई होप कि वैसे तो आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ रहा होगा, अगर आपको थोड़े से ब्लर दिखेंगे तो जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ आप साथ साथ नोट करते जाएं। ठीक है, क्योंकि वैसे भी अगर बोर्ड के ऊपर लिखते तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता, तो इसलिए मैं जहाँ पे बोलते जाऊँगा आप वही चीज़ साथ साथ लिखते जाना। ठीक है, तो बात करें हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है HCl। तो सबसे पहले इसका पहला पॉइंट पढ़ें तो इट इज़ आल्सो नोन एज म्यूरेटिक एसिड। ठीक है, इसको हम म्यूरेटिक एसिड से भी बोला जाता है। पेपर में कभी आ जाता है कि विच एसिड इज नोन एज म्यूरेटिक एसिड, तो आपका आंसर क्या रहेगा? आपका आंसर रहेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, देन उसके बाद सेकेंड लाइन है इट इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एक्वा रिजिया। ठीक है, इट इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एक्वा रिजिया। अब एक्वा रिजिया का जो फॉर्म यहाँ पे स्पेलिंग है वो क्या है? एक्वा रिजिया। ठीक है, ये है आपका एक्वा रिजिया। अब एक्वा रिजिया होता क्या है? तो ये मिक्सिंग की जाती है कंसनट्रेटेड HCl यानी कि कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड की दोनों की कम्बिनेशन से बनाया जाता है आपका एक्वा रिजिया। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसकी रेशियो है वो 3:1 में बनता है, यानी कि ज़्यादा आपका डाला जाता है कंसनट्रेटेड HCl। तो इसी से हम यहाँ भी बोल सकते हैं कि एक्वा रिजिया जो है वो किससे बना जाता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बना जाता है। अब एक्वा रिजिया होता क्या है ये आपको पता होना चाहिए। तो एक्वा रिजिया क्या होता है? मान लो जो हमने ज्योग्राफी में जो अभी पढ़ा था पिछली क्लास में मिनरल्स। ठीक है, मिनरल्स मैंने आपको बताया था, या फिर आपको पता होगा ओर्स होती हैं मेटल एंड नॉन मेटल में, कि क्या जो भी चीज़ आपको सबस्टांस हमारी अर्थ क्रस्ट से मिलता है तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो एक ही चीज़ आपको मिल जाए, वो आपके ओर्स में मिलता है। ओर्स में मतलब काफ़ी सारे मिनरल्स जो हैं वो एक साथ होते हैं। ठीक है, तो जिसको आप इम्प्योर फॉर्म में भी बोल सकते हो, फिर उसको प्योर करते हो फिल्टर करके या प्योरीफिकेशन कुछ भी करके उसको उस मिनरल्स को निकालते हो। तो ऐसे ही होता है कि जो गोल्ड है, ठीक है, गोल्ड जो है वो आपको प्योर फॉर्म में तो नहीं मिलेगा। ठीक है, उसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ भी होगी, उसी इम्प्योरिटीज़ को निकाल कर गोल्ड को प्योर करना। ठीक है, गोल्ड को प्योर करने का काम ही कौन करता है? आपका एक्वा रिजिया। आई होप आप अच्छे से समझ रहे होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। कि आप इस तरह से सिंपल एग्जांपल देखो कि आपने देखा होगा कि गोल्ड जो है, ठीक है, सोना जो होता है वो क्या हो जाता है कि काला हो जाता है। ठीक है, आप इस तरह से भी समझ सकते हो कि जो आपका गोल्ड है वो क्या हो जाता है? काला हो जाता है। अब उसी काले को प्योर करने के लिए, ठीक है, उसको फिर से चमक देने के लिए यूज़ किया जाता है एक्वा रिजिया का। एक तो ये, या फिर आप जब उसको एक्सट्रैक्शन करते हो, माइनिंग करते हो गोल्ड की, तो उसको प्योर करने के लिए भी एक्वा रिजिया का ही यूज़ किया जाता है। तो आप अच्छे समझ गए होंगे कि एक्वा रिजिया क्या होता है। तो वो जो एक्वा रिजिया है वो बनता किससे है? तो वो बनता है आपके कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। तो वही लाइन आ गई यहाँ पे, इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एक्वा रिजिया। फिर उसके बाद एक्वा रिजिया को और किस नाम से हम जानते हैं? तो एक्वा रिजिया को हम एक्वा रिजिया इज आल्सो नोन एज रॉयल एसिड या फिर रॉयल वाटर।
ठीक है। हम इसको रॉयल एसिड भी बोलते हैं, रॉयल वाटर भी बोलते हैं। आई होप आप अच्छे से इसको समझ गए होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट आपका एसिड आता है, नेक्स्ट एसिड आता है आपका सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड दैट इज H2SO4, यहाँ पे लिख रहा हूँ H2SO4, ठीक है। इसी को बोला जाता है सल्फ्यूरिक एसिड। ये भी वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एसिड है, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और दूसरे हिसाब से, ठीक है, एसिड्स के हिसाब से भी ये आपका H2SO4 एक कॉमन एसिड है। इसका जो अल्टरनेट नेम है, इसको और किन नामों से जाना जाता है, तो इनको हम किंग ऑफ केमिकल्स भी बोलते हैं, इसी को हम किंग ऑफ केमिकल्स और किंग ऑफ एसिड्स भी बोलते हैं, ठीक है। अगर कभी एग्जाम में आ जाए कि बताओ किंग ऑफ एसिड्स या फिर किंग ऑफ केमिकल जो है वो किसको बोला जाता है, तो ये बोला जाता है आपके सल्फ्यूरिक एसिड को, ठीक है। अब ये सल्फ्यूरिक एसिड को ही किंग ऑफ एसिड या किंग ऑफ केमिकल क्यों बोला जाता है, ठीक है, इसको याद रखने का हिंट है क्योंकि ये जो एसिड है ये सारे के सारी रिएक्शंस में इन्वॉल्व हो जाता है, ठीक है, यानी कि ये किसी के साथ भी रिएक्ट हो जाता है, तो इसलिए इसको बोला जाता है ये किंग ऑफ केमिकल्स है। दूसरा जो इसका नाम है वो है ऑयल ऑफ विट्रोल। अब ऑयल ऑफ विट्रोल होता क्या है, विट्रोल होता है, ठीक है, विट्रोल जो है उसका फॉर्मूला होता है SO4 नेगेटिव, ठीक है। अब ये जहाँ पे भी SO4 नेगेटिव होगा वो सारे के सारे जो हैं एसिड या सब्सटेंस जो हैं वो क्या बनाएंगे, विट्रोल बनाएंगे। फॉर एग्जांपल जैसे FeSO4 है, देखो SO4 लग गया किसके साथ, Fe यानी कि आयरन के साथ लग गया, तो जब आयरन के साथ SO4 यानी विट्रोल लग गया तो ये कहलाएगा ग्रीन विट्रोल, ठीक है। फिर उसके बाद अगर जिंक के साथ लगेगा तो ये वाइट विट्रोल कहलाएगा, कॉपर के साथ लगेगा तो ये ब्लू विट्रोल कहलाएगा। और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना ही सल्फ्यूरिक एसिड से काफ़ी बार और काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं, ठीक है। रिपीट कर रहा हूँ, सल्फ्यूरिक एसिड में क्या इनके जो अल्टरनेट नाम क्या है, ये किंग ऑफ केमिकल्स है, किसी भी सब्सटेंस के साथ रिएक्शन हो जाती है। ऑयल ऑफ विट्रोल इसको बोला जाता है क्योंकि इसके अंदर विट्रोल यानी कि SO4 नेगेटिव है। जिंक सल्फेट है, ठीक है, इसलिए इसको जैसे विट्रोल था तो विट्रोल के अलग तीन नाम थे। एक है आपका Fe यानी कि आयरन सल्फेट होगा तो वो ग्रीन विट्रोल बोलेंगे, जिंक सल्फेट को वाइट विट्रोल बोला जाता है, कॉपर सल्फेट को ब्लू विट्रोल बोला जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो इट इज़ यूज्ड एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट। इसको हम डिहाइड्रेटिंग एजेंट के लिए भी यूज़ करते हैं, ठीक है, एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखें, इट इज़ केप्ट इन ग्लास कंटेनर, ठीक है, इसको हम ग्लास कंटेनर में रखेंगे, यानी कि हम इसको ग्लास बोतल में रखते हैं। क्यों, क्योंकि बाहर ये क्या कर जाता है, ये बाहर रिएक्ट हो जाता है, और वैसे भी हम कॉमनली ज़्यादातर सारे एसिड्स को हम ग्लास बोतल के अंदर ही रखते हैं। नेक्स्ट अगर हम इसका यूज़ करें, यूजेस की बात करें तो नेक्स्ट इसका यूज़ है, ये इंपॉर्टेंट यूज़ है कि इट इज़ यूज्ड इन लेड स्टोरेज बैटरी। यहाँ से बड़े बार क्वेश्चन आया हुआ है कि इसको हम किसके अंदर यूज़ करते हैं, लेड स्टोरेज बैटरी। अभी लेड स्टोरेज बैटरी कौन सी होती है, ये वही जो इन्वर्टर वाली बैटरी होती है आपके घरों में, इन्वर्टर बैटरी, ठीक है, उसी को बोला जाता है लेड स्टोरेज बैटरी। और इसी के अंदर यूज़ किया जाता है, मतलब इसी के अंदर यूज़ किया जाता है किसका, आपके सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4 का। नेक्स्ट यूज़ की अगर हम बात करें तो आपको पता होगा एसिड रेन के बारे में। एसिड रेन के बारे में आपको पता होगा, एसिड रेन के अंदर जो है वो जो एसिड रेन होती है वो 3 एसिड्स की वजह से होती है, ठीक है। कौन कौन सा, एक आपका H2SO4 जो सबसे ज़्यादा मात्रा में, जो सबसे ज़्यादा अमाउंट में होती है वो H2SO4 ही होती है, यानी सल्फ्यूरिक एसिड। देन HNO3 है नाइट्रिक एसिड, और देन है आपका H2CO3। ये तीनों एसिड रेन में होते हैं। तो क्वेश्चन आपका ये आएगा कि बताओ एसिड रेन में कौन कौन से एसिड होते हैं, तो आपका आंसर आएगा H2SO4, HNO3 और H2CO3, ठीक है। अब अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे ज़्यादा एसिड रेन में कौन सा एसिड होता है तो वो होता है आपका H2SO4। आई होप आप यहाँ तक अच्छे से समझ गए होंगे। देन उसके बाद आपका नेक्स्ट एसिड जो होता है, ठीक है, नेक्स्ट एसिड जो है उसके लिए वो कौन सा होता है, वो होता है आपका नाइट्रिक एसिड, जो अभी हम ऊपर पढ़ रहे थे नाइट्रिक एसिड। इसके लिए नाइट्रिक एसिड सबसे पहले इसका फॉर्मूला है HNO3, आपका HNO3 आपका नाइट्रिक एसिड इसका फॉर्मूला। अब उसके बाद इसके यूज़ की बात करें तो इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स, ठीक है।
इसको हम यूज़ करते हैं फर्टिलाइज़र्स में, जैसे कि आप खेतों में खाद वगैरह डालते हो तो उसमें यूज़ किया जाता है नाइट्रिक एसिड का। फिर उसके बाद नेक्स्ट यूज़ है इसका, इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एक्सप्लोजिव्स, कि क्या इसका हम यूज़ करते हैं एक्सप्लोजिव्स बनाने में। एक्सप्लोजिव्स क्या होता है, जैसे बारूद वगैरह हो गया, ठीक है, उसको बनाने में। जैसे कि आपको पता होगा गन पाउडर एक एक्सप्लोजिव है, ठीक है, एक्सप्लोजिव है ये गन पाउडर। तो गन पाउडर के अंदर यूज़ किसका किया जाता है, गन पाउडर के अंदर यूज़ किया जाता है आपके नाइट्रिक एसिड का, ठीक है। आई होप ये भी आप समझ गए होंगे अच्छे से। चलिए नेक्स्ट एसिड की बारी आती है, दैट इज़ ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड के लिए फर्स्ट पॉइंट पढ़ोगे आप, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द किडनी स्टोन, ठीक है। क्या कि ये जो आपके किडनी के अंदर स्टोन होती है, जिसको पथरी वगैरह बोलते हैं, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ऑक्सैलिक एसिड। अब ये किडनी स्टोन जो है, इसका केमिकल नेम क्या होता है, केमिकल नेम होता है दैट इज़ कैल्शियम ऑक्सलेट। अब देखो कैल्शियम ऑक्सलेट यानी कि OXALAT लिखा हुआ है, कैल्शियम ऑक्सलेट, ऑक्सलेट से ही देखो ऑक्सैलिक जो है वो इसी से निकल रहा है, तो इसलिए ऑक्सैलिक एसिड जो है वो किडनी स्टोन का काफ़ी मतलब कारण होता है, ठीक है। फिर उसके बाद अब आपको इतना भी पता होगा किडनी जो है वो ज़्यादातर किससे होती है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज़ प्रेजेंट इन टोमेटो स्पाइनच, यानी कि टमाटर के अंदर और पालक के अंदर को ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है। और इसीलिए जब किसी को किडनी स्टोन होती है उसको ये दो चीज़ें खाने के लिए बिल्कुल सख्त मना किया जाता है, ठीक है, क्या, दैट इज़ टमाटो और स्पाइनच। नेक्स्ट अगर हम इसके यूज़ की बात करें तो इसका नेक्स्ट यूज़ है, इट रिमूव्स स्टेन ऑफ रस्ट और इंक, कि आपने देखा होगा जब कभी स्याही के या फिर जंग के दाग लग जाते हैं कपड़ों के ऊपर, ठीक है, तो उसको मिटाने के लिए भी किसका यूज़ किया जाता है, दैट इज़ ऑक्सैलिक एसिड का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इट इज़ यूज्ड इन फोटोग्राफी। फोटोग्राफी मतलब आपने देखा होगा जो पुराने ज़माने में कैमरे हुआ करते थे उसमें क्या होते थे, उसमें नेगेटिव्स वगैरह डलते थे, और वो नेगेटिव्स को जब हम कन्वर्ट करते थे फ़ोटोज़ में तो उसके लिए यूज़ किया जाता था, ठीक है, उसके लिए यूज़ किया जाता था ऑक्सैलिक एसिड का। तो इसलिए हम यहाँ पे ये भी लिख दिया कि इसको हम फोटोग्राफी में भी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट इसका यूज़ है, इट इज़ यूज्ड एज एंटी कोगुलेटिंग एजेंट इन ब्लड बैंक। अब एंटी कोगुलेटिंग एजेंट जो है वो क्या होता है, आपको पता होगा कोगुलेशन क्या होता है, जो ब्लड जो जम जाता है उसको बोलते हैं कोगुलेशन, कोगुलेटिंग। अब एंटी का मतलब क्या, ऑपोजिट, यानी कि ये क्या करता है, ये ऑक्सैलिक एसिड खून को जमने नहीं देता है। अब इसका यूज़ कहाँ किया जाता है एंटी कोगुलेटिंग एजेंट एज ए, तो यूज़ कहाँ किया जाता है, इसका यूज़ किया जाता है ब्लड बैंक में। किस तरह से, आपने देखा होगा कि जो ब्लड बैंक होते हैं हॉस्पिटल में, वहाँ पे क्या होता है, ब्लड को स्टोर करके रखा जाता है। आपने देखा होगा जब भी हमारी बॉडी से क्या होता है, ब्लड बाहर निकलता है तो वो एकदम से जम जाता है, लेकिन ब्लड बैंक में जमता नहीं है। क्यों नहीं जमता, क्योंकि ब्लड बैंक में जहाँ ब्लड को रखा जाता है उसके अंदर मिक्सअप किया जाता है किसका, इसके अंदर मिक्स किया जाता है ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है, ऑक्सैलिक एसिड यानी कि सोडियम ऑक्सैलेट से। तो ऑक्सैलिक एसिड डाला जाता है ताकि वो किस काम, मतलब वो कौन क्या काम करता है, वो काम करता है एंटी कोगुलेटिंग एजेंट का, यानी कि आपके खून को जमने नहीं देता, ठीक है। तो इसको रिपीट करते हैं, ऑक्सैलिक एसिड ये क्या है, एक तो किडनी स्टोन से रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि किडनी स्टोन का केमिकल नेम कैल्शियम ऑक्सलेट, टोमेटो और स्पाइनच के अंदर होता है, ये रस्ट और इंक के स्टेन को मिटाने में काम करता है, फोटोग्राफी में काम आता है ये, और इट इज़ यूज्ड एज एंटी कोगुलेटिंग एजेंट जो अभी आपको बताया। आई होप यहाँ तक आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट बारी आती है आपके लैक्टिक एसिड की। तो बात करें हम लैक्टिक एसिड की तो इसका जो फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला है C3, ठीक है, इसका फॉर्मूला है C3H6O3, ठीक है, इसका फॉर्मूला है लैक्टिक एसिड का C3H6O3, और हम इसको COOH ग्रुप भी बोलते हैं, ठीक है, इसके अंदर COOH ग्रुप भी प्रेजेंट होता है, लेकिन फॉर्मूला इसका क्या है C3H6 और O3। देन उसके बाद इसकी बात करें लैक्टिक एसिड की, तो द सोर टेस्ट ऑफ मिल्क एंड कर्ड इज़ ड्यू टू लैक्टिक एसिड। आपने देखा होगा
कि आप मिल्क और कर्ड का जो थोड़ा सा खटास वाला टेस्ट होता है वो किसकी वजह से होता है, वो लैक्टिक एसिड की वजह से होता है। कहने का मतलब मिल्क और कर्ड के अंदर क्या होता है, लैक्टिक एसिड होता है। फिर उसके बाद अगर इसकी नेक्स्ट बात करें इसकी एग्जाम्पल की, और कहाँ पे लैक्टिक एसिड यूज़ होता है, आपको पता होगा जब आप क्या करते हो, काफ़ी ज़्यादा वर्कआउट कर लेते हो, ठीक है, जब काफ़ी ज़्यादा आप एक्सरसाइज कर लेते हो तो आप क्या होते हो, आपको थक जाते हो, ठीक है। तो ये थक जाना यानी कि फटीग आ जाना, ठीक है, थकावट आ जाना, वो क्या होता है, वो कैसे आती है, क्योंकि जब हम ज़्यादा थक जाते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा लैक्टिक एसिड अपने आप ही जनरेट हो जाता है, जिसकी वजह से हम क्या होते हैं, हमारी बॉडी जो है वो थक जाती है, ठीक है। तो इसको हम रिलेट करते हैं मिल्क और कर्ड के साथ भी। आपने देखा होगा जब हम कर्ड खा लेते हैं तो हमारे अंदर ऐसे सुस्ती सी छा जाती है, ठीक है, तो वो भी यही कारण है, क्योंकि जो लैक्टिक एसिड है वो हमें हमारी बॉडी को क्या कर देता है, फटीग यानी कि थका देता है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो यही है कि ड्यू टू द एक्सेसिव एक्सरसाइज, जब हम ज़्यादा वर्कआउट या एक्सेसिव एक्सरसाइज कर देते हैं तो लैक्टिक एसिड इज़ फार्म्ड इन द मसल्स, जो हमारे मसल्स होते हैं उसके अंदर अपने आप लैक्टिक एसिड जो है वो बन जाता है, जिसकी वजह से विच कॉजेज फटीग इन द बॉडी, जो हमारी बॉडी के अंदर सुस्तीलापन जो आ जाता है, ठीक है, तो वो किसकी वजह से, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर लैक्टिक एसिड जो है वो अपने आप बन जाता है, ठीक है। देन इसके बाद नेक्स्ट टर्न आती है दैट इज टार्ट्रिक एसिड। अगर हम बात करें टार्ट्रिक एसिड की, तो इसका जो फुल फॉर्मूला है वो है C4H6O6, ठीक है, C4H6O6 इसका फॉर्मूला है। इसके अंदर भी COOH ग्रुप जो है वो प्रेजेंट होता है। देन इसके बाद अगर हम बात करें टार्ट्रिक एसिड की, तो ये टार्ट्रिक एसिड होता किस किस के अंदर है, तो इट इज़ प्रेजेंट इन टमरिंड यानी कि इमली, और ग्रेप्स यानी कि अंगूर के अंदर ये प्रेजेंट होता है, दैट इज टार्ट्रिक एसिड। फिर उसके बाद अगर हम बात करें इसके यूज़ की, तो इट रिमूव्स बिटर टेस्ट ऑफ बेकिंग सोडा, यानी कि जो बेकिंग सोडा यानी कि NaHCO3 होता है, उसका जो बिटर टेस्ट है उसको हटाने का काम कौन करता है, टार्ट्रिक एसिड, ठीक है। रिपीट कर रहा हूँ, टार्ट्रिक एसिड में क्या है, इसका पहले फॉर्मूला C6H6O6 है, इसके अंदर COOH ग्रुप होता है, और ये किसके अंदर प्रेजेंट होता है, टमरिंड और ग्रेप्स के अंदर प्रेजेंट होता है। और दूसरा इसका काम क्या है कि ये बेकिंग सोडा, जो बेकिंग सोडा होता है उसके बिटर टेस्ट को रिमूव करता है, ठीक है। फिर उसके बाद बारी आती है बोरिक एसिड। बोरिक एसिड की जो फुल फॉर्म है, बात करें हम इसके फॉर्मूले की, तो फॉर्मूला जो है इसका फॉर्मूला होता है H3BO3, ठीक है, इसको लिख के बताता हूँ आपको। H3BO3 इसका होता है फॉर्मूला किसका, बोरिक एसिड का। तो ये जो बोरिक एसिड है इसका यूज़ किस में किया जाता है, इसका यूज़ किया जाता है पाउडर, यानी कि जो आप बॉडी के ऊपर जो पाउडर लगाते हो, ठीक है, तो उसको बनाने में यूज़ किया जाता है किसका, बोरिक एसिड का। नेक्स्ट बारी आती है आपकी फॉर्मिक एसिड की। तो बात करें हम फॉर्मिक एसिड की, तो इसका जो फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला होता है HCOOH, ठीक है, HCOOH। और इसका अगर हम IUPAC यानी कि केमिकल नेम की बात करें, साइंटिफिक नेम की बात करें, तो इसको बोला जाता है मिथेनोइक एसिड, ठीक है। क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है मिथेनोइक एसिड, यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको बोला जाता है मिथेनोइक एसिड, इसको बोला जाता है। देन उसके बाद ये जो है ये किसके अंदर प्रेजेंट होता है, तो फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट होता है रेड आंट के अंदर, ठीक है। तो फॉर्मिक एसिड कहाँ पे, जो आप चींटी वगैरह जो आंट्स होती हैं, ठीक है, उसका जो डंक होता है, ठीक है, जो बोलते हैं स्टिंक ऑफ आंट, ठीक है, उसके अंदर होता है ये फॉर्मिक एसिड। देन उसके बाद नेक्स्ट टर्म आती है एसिटिक एसिड की। अब एसिटिक एसिड जो है वो क्या होता है, तो एसिटिक एसिड का सबसे पहले तो फॉर्मूला, इसका जो फॉर्मूला है वो है CH3COOH, CH3COOH इसका फॉर्मूला है। देन उसके बाद इसके
केमिकल नेम की बात करें तो इसका केमिकल नेम जो है वो है इथेनोइक एसिड। वो मिथेनोइक एसिड था, ये है इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड इसका फॉर्मूला है। बात करें हम इसके केमिकल या साइंटिफिक नेम, जिसको आयुपैक नेम बोला जाता है, तो वो इथेनोइक एसिड है। फिर उसके बाद हम बात करें कि ये प्रेजेंट किसके अंदर होता है, ये किसके अंदर पाया जाता है एसिटिक एसिड, तो ये पाया जाता है आपका मेलोसिस। अब मेलोसिस क्या होता है, आपने देखा होगा जो गन्ने होते हैं, शुगर केन होता है, ठीक है, जब उसका रस निकाल दिया जाता है और उसके रस निकालने के बाद जो पीछे बच जाता है, ठीक है, उसके अंदर पाया जाता है ये आपका इथेनोइक यानी कि एसिटिक एसिड, ठीक है। अब एसिटिक एसिड जो है वो किस काम में आता है, तो एसिटिक एसिड इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ विनेगर। ये विनेगर को बनाने में इसका यूज किया जाता है, और विनेगर के अंदर 95% वाटर होता है और 5% ही क्या होता है, एसिटिक एसिड। लेकिन अगर कभी क्वेश्चन में ये आ जाए कि एसिटिक एसिड का कॉमन नेम क्या है, तो एसिटिक एसिड का कॉमन नेम होता है विनेगर, ठीक है। या फिर इस तरह से आ जाए कि एसिटिक एसिड किसके रिलेटेड है, तो आप फिर भी उसका नाम क्या लगाओगे, उसका आंसर लगाओगे विनेगर। सो गाइस, ये थे आपके इम्पोर्टेंट और मेजर जितने भी थे आपके एसिड्स और उनके यूजेस, ठीक है, और किस किस के अंदर प्रेजेंट होता है, ये सब आपको हमने अच्छे से बता दिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम इसके जो बेसिस हैं उसकी एग्जांपल्स करेंगे, साथ ही साथ साल्ट क्या होता है, सोप क्या होता है, इन सब के बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। सो गाइस, कैसी लगी क्लास कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।